मेहमान श्री को स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद सर्वोदय बैंक एजुकेशन कॉलेज मैक्साणा की ओर से मैं फैनी पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आओ आज इस दिन को रोशन करते हैं, आओ आज इस दिन को रोशन करते हैं, आपके हाथों से आज भी प्रज्वलन करते हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले अपनी भारतीय परंपरा को निभाते हुए दीप प्रज्वलन का आगाज करते हैं। मैं मुख्य अतिथि प्राचार्य श्री और गुरुजनों से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आके दीप प्रज्वलन करें और हिंदी दिवस का शुभारंभ करें। शुभं करोमि कल्याणम्। शुभं करोमि कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दिव्या दिव्यारे दीप दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद सभी गुरुजनों का। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने स्थान ग्रहण करें। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा ईश्वर के स्मरण से की जाती है। आइए सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें।
हमारी एकता ही और अखंडता है हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी हमारी जुबान है। अब मैं डॉक्टर प्रवीणा मैम को विनती करूंगी कि वे मंच पर आए और सबका स्वागत करें। प्रवीणा मैम। धन्यवाद। मंचस्थ उपस्थित प्राचार्य महोदय एवं हमारे अध्यापकगण एवं आप दो मेहमान जो देख रहे हैं, जो हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्लाबेन पटेल, जिनका मैं अंतःकरण पूर्वक हार्दिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए स्वागत करती हूँ। जिनके मार्गदर्शन से ही हम आज जो कुछ भी हैं, जो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भी नींव डाली और उन्होंने जो प्रेरणा दी, उसी के पथ पर आज हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे प्रफुल्लाबेन का मैं संस्था परिवार की ओर से और हमारे सारे छात्रों की ओर से भी फिर से स्वागत करती हूँ। ताली। हमारे प्राचार्य सुरेश सर के बाजू में जो बहन है वो आयशा बहन है। आयशा बहन का भी शिक्षण में दीर्घकालीन अनुभव रहा है और आज भी इस उम्र में भी वो कार्यरत हैं। यही उसके शिक्षण की चाह का प्रमाण है। तो उनको भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं गदगद होकर प्रणाम करके उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम आज उपस्थित हुए हैं, यह हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि हम सब हिंदी दिवस मना लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन इनको क्यों मनाते हैं इसका जिक्र किसी को पता ही नहीं होता। तो इसका जिक्र मैं आज करना चाहूँगी। हिंदी दिवस वैसे मनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हम उनको राजभाषा का दर्जा नहीं दे सके। हमारे राज्य में और हमारे भारत देश के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे भारत देश में 15 ऐसी भाषा हैं जो मान्य भाषाएं हैं। उनमें से एक भाषा जो कहें तो वह हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जिनसे हम ऊपर से लेकर नीचे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम हिंदी भाषा में हमारी बातचीत करेंगे तो सारे लोग समझ सकते हैं और हमको प्रतिचार दे सकते हैं और हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। कल का ही एक उपक्रम देखें तो हमारे यहाँ चाणक्य की स्कूल से एक प्रिंसिपल आए थे जो अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, लेकिन हमारे साथ उन्होंने अंग्रेजी के साथ हिंदी मिलाकर भी बातचीत करी। तो हमको उनकी बातचीत से थोड़ा ज्ञान मिला कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन 15 भाषाओं में से किस भाषा को राजभाषा नियुक्त की जाए, उसमें थोड़ा सा था। तो राजभाषा बनने के लिए कुछ ऐसी बातें उस भाषा में होनी चाहिए। तो वह कौन सी बातें होनी चाहिए? तो 4 उन भाषा में वो बातें हो तो उसको राजभाषा का दर्जा मिल सकता है। तो राजभाषा का साहित्य प्राचीन और समृद्ध होना चाहिए। दूसरी बात है कि राजभाषा सर्वाधिक व्यापक हो, राजभाषा सरल हो, राजभाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता हो। तो इन 15 भाषाओं में से हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जो भारत देश की राजभाषा बन सकती है। तो हिंदी भाषा प्राचीनतम भाषा है क्योंकि 1050 में वो उतनी प्राचीन, लगभग प्राचीन कही जाती है। दूसरी जो भाषाएं हैं जो गुजराती है और दूसरी 15 भाषाएं हैं वो 500 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आई हैं,
जबकि हिंदी भाषा लगभग 1050 से पहले अस्तित्व में थी, ऐसा कहा गया है। इसलिए यह प्राचीन भाषा है। यह सरल भाषा भी है और वो अभिव्यक्त भी हो सकती है। हमारे अभिव्यक्ति में देखें तो फिल्म जो है हिंदी भाषा में कितनी सारी फिल्म बनी हुई है, तो अभिव्यक्ति का माध्यम उसमें हिंदी भाषा है। तो अभिव्यक्त हम भी जो संसार के मानो कि हमारे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा 5 राज्यों में बोली जाती है। उनकी जो मातृभाषा है वह हिंदी है। तो 40 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या भारत में हिंदी बोलने वाली है और 55 करोड़ जो जनसंख्या है वो हिंदी समझती है। मतलब अपनी बात वो स्पष्ट हिंदी में मतलब वो बोल नहीं सकती, मतलब समृद्ध हिंदी है, उसमें वो अपनी भाषा में बोल नहीं सकती, लेकिन वो समझ सकती है और अपना प्रतिचार दे सकती है। ऐसी 55 करोड़ जनता है भारत की जो हिंदी भाषा को बोल नहीं सकती, लेकिन समझकर वो प्रतिचार दे सकती है। तो इतनी जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे भारत देश में हैं। तो इतनी जनसंख्या हिंदी समझने वाली है, इतनी जनसंख्या है जो अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को बोलती है। तो ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, बिहार है। ऐसे राज्यों में मातृभाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो जनमानस तक पहुंची हुई है। तो हिंदी साहित्य को भी देखें तो अमीर खुसरो, विद्यापति एवं चंद बरदाई जैसे कवियों ने हिंदी साहित्य को इतनी ऊंचाई तक ले गए हैं कि उसमें साहित्य की दृष्टि से कोई कमी नहीं है, समृद्धता की दृष्टि से भी कोई कमी नहीं है। ये वीर गाथा काल के कवि हो गए जिन्होंने हिंदी साहित्य को सर्वोपरि रूप देने का प्रयास किया। उसके बाद हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल के कवि थे कबीर, तुलसी, सूर और मीरा। और कबीर, तुलसी और सूर और मीरा का साहित्य हमारे आम लोगों की जबान पर है। तो भक्ति काल में उन्होंने जो बातें कही, इसमें कबीर को जो सत्यम शिवम सुंदरम में से जो चुना जाए तो कबीर सत्यम की ओर अग्रसर होते हैं, तुलसी शिवम की ओर और सुर सुंदरम की उपाधि उनको हम दे सकते हैं। तो इस तरह के सिरमौर भक्ति काल के कवि हो गए जिनको भक्ति काल का नाम देना पड़ा। वो भी साहित्य किस में लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने कहा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति के बिना चाहे न ही का सुर। निज भाषा के बिना हम अधूरे हैं, ऐसा हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। आगे काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन इसमें हम न पढ़ते हुए आज की बात जो हम करें तो आज हम हिंदी का जो स्वरूप है उसमें ही असमंजित रहे हैं। हिंदी के 3 स्वरूप हैं, एक संस्कृत निष्ठ हिंदी, एक उर्दू निष्ठ हिंदी, एक हिंदी हिंदुस्तानी जिसको खड़ी बोली बोलते हैं। तो हिंदी के स्वरूप को प्राधान्य देकर उसको स्वीकृत किया जाए, अभी उसमें भी सर्वस्वीकृति नहीं है। तो हम स्वराज्य मिलने के इतने वर्षों के बावजूद भी हम अपनी भाषा को स्वीकार नहीं कर सके हैं, इसीलिए हमको आज हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो हिंदी दिवस के इस दिन पर हम इस उलझन को सुलझाने के लिए कोशिश करें, ज़्यादातर हमारी भाषा को हम बोले समझे, उसी में बातचीत करें। जहाँ पर ज़रूरत हो, राजभाषा में आज हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं है, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है। तो राजभाषा में हिंदी भाषा का प्रचलन बने, इसके लिए कुछ हम उपाय करें अथवा तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ करें जिससे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़े और हमारी भाषा आज
हिंदी भाषा की तो बात है, और भी हमारी मातृभाषाएं हैं वो नामशेष होने को जा रही हैं। तो हमारी आज 2020 की जो शिक्षा नीति आई उसमें हमारी भाषा, जो हमारी भाषा है, जो भारतीय भाषा है, उनको बढ़ाने का, उनको बोलने का प्रचलन रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने का भी उसमें एक भाव है। तो हमारी संस्कृति तभी बच सकती है जब हमारी भाषा बच सकती है। तो हमारी भाषा को बचाएंगे तो ही हमारी संस्कृति को हम बचा पाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा में विद्यार्थी जो भी पढ़ेंगे, जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, वो हमारी भाषा में है, दूसरी भाषा में नहीं है। शेक्सपियर जो आपको पढ़ना है तो अंग्रेजी में मिल जाएगा, लेकिन तुलसी, झांसी वो सब जो पढ़ना है तो वह हिंदी भाषा में ही मिलेंगे। तो हमको मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाने हैं, हमारी संस्कृति को जिंदा रखनी है, तो हमारी भाषा को ही हमको प्रावधान देना पड़ेगा। और ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए कुछ ऐसे सुविचार है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। महात्मा गांधी जिन्होंने कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है, तो हमको हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को रखना ही होगा। कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता। विदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की हिमायत करने वाले जनता के दुश्मन हैं, ऐसा भी महात्मा गांधी ने कहा है। लोकमान्य तिलक की बात करें तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई भाषा नहीं है। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है। केशव चंद्र सेन, एक भाषा के बिना भारत में एकता नहीं हो सकती है और वह भाषा हिंदी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब मैं किसी भारतीय को अंग्रेजी में बोलता सुनता हूँ तो लगता है कि गुलामी बोल रही है। रविंद्रनाथ टैगोर, भारत की भाषाएं नदियाँ हैं जबकि हिंदी महानदी है। यहाँ पर आप हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ता है, हिंदी को राजभाषा रूप में क्यों नियुक्त करना है, वो सब सारी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। अब आगे का दौर संभालेंगे हमारे छात्र। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापक मैम का। भारतीय संस्कृति में पुस्तक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए अब मैं रिंकल को निवेदन करती हूँ कि वे ऊपर आए और मुख्य अतिथि प्रफुल्ल मैम जी का पुस्तक भेंट से स्वागत करें। अब मैं प्रियंका को विनती करूंगी कि वे आयशा मैम का पुस्तक भेंट से स्वागत करें। अब मैं रवि को विनती करूंगी कि वे प्राचार्य श्री का पुस्तक भेंट से स्वागत करें। आप सबने हमारी भेंट एवं स्वागत को स्वीकार किया, इसलिए हमारी संस्थान की ओर से आपके आभारी है। मैं आयशा बहन को नम्र निवेदन करूंगी कि वे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें।
ये परिसर में बैठे हुए सब मेरा सारस्वत मित्रों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का दिन के लिए मुझे प्रफुल्ला बहन को रात को मुझे बताया, मुझे यहाँ सब आपको सारस्वत को मिलने के लिए मौका दिया। मैं आपका सबका शुक्र अदा करती हूँ। मैं बाद में कोई बार आप सबको मिलने के लिए आऊँगी। मुझे ज़्यादा खुशी तो ये है कि ये हमारा बीएड का क्लास में है, सभी बच्ची है, बहुत खुशी हुई और उम्र में भी बहुत छोटी छोटी लगती है। आप भारत का एक गढ़वैया गढ़ने के लिए जो काम लिया है, तो मैं आज आपको शुभेच्छा देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आप सब लोग ये क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करो। आपको ये काम करने के लिए भगवान बहुत शक्ति दे और आपको ज़्यादा तक एक मौका दिया है, तो ये मौका का पूरा उपयोग आप राष्ट्र के लिए करो, ऐसी मैं शुभेच्छा देती हूँ। फिर से भी बाद में मैं शिक्षक के बारे में कुछ न कुछ आप सबको लिए कहने के लिए आऊँगी, ये मैं वचन देती हूँ। मेरा मिस्टर को तो आप सबको मिला नहीं, ये कॉलेज में मैं बार बार आती हूँ। 20 साल यहाँ पर अध्यापक की वजह से काम किया है। इस सब लोग ने मुझे आज बुलाई, तो आप सबको मैं, तो मेरा आगे का प्रोग्राम है तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बाकी तो बहुत सारे आपके साथ टाइम गुजरने वाली थी, लेकिन मुझे माफ़ करना कि मैं बार में आऊँगी। शुक्रिया। फिर से मैं आप सबको वंदन करती हूँ, प्रणाम मेरा। मैं यहाँ कॉलेज धन्यवाद मैम का। जहाँ भजन गूंजते हैं वहाँ मन को शांति मिलती है। तो आइए आत्मा को सुकून देने वाले भजन के लिए मैं संजय को आमंत्रित करती हूँ। अत्र उपस्थित मंचस्थ महानुभवी प्राध्यापक श्री सुरेश सर एवं सर्व गुरुजनों और मेरे साथ तालीम ले रहे प्रशिक्षणार्थी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मेरा विषय है भजन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, कहीं लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फुट
फुट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अस्तु। धन्यवाद संजय। अब स्वागत की छात्रा आगे आ जाए। थोड़ा सा खेद था इसलिए बीच में ये ले लिया। अब बारी है कहानी सुनने की। मैं आकांक्षा को अनुरोध करती हूँ कि वो कहानी प्रस्तुत करे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है कहानी। सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे जीवन की क्या कीमत है? तब उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम्हें बाजार चले जाना है और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वे बूढ़ी औरत उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। लड़का एकदम चुप रहा। उसने पूछा, कुछ नहीं। वो 2 उंगलियां खड़ा कर दिया। तब वे बूढ़ी औरत बोली, मैं 200 दूंगी इसके। उसने इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा हैरान हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए। पत्थर तो कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन यह बूढ़ी औरत इस पत्थर के लिए 200 रुपए देने वाली है। ये बच्चा तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए बोली। इसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक म्यूजियम में भेजूंगा। म्यूजियम में लेकर जाना और कोई भी इसकी कीमत पूछे तो 2 उंगली खड़े कर देना। वो बच्चा म्यूजियम में गया। वहां एक आदमी की नजर उसके हाथ में पड़ी, पत्थर पर पड़ी। उस आदमी ने पत्थर की कीमत पूछी। बच्चा फिर से चुपचाप खड़ा रहा और उसने अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी ने कहा, मैं इस पत्थर के 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, यह पत्थर मुझे दे दो। बच्चा फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला और इस पत्थर के 20,000 दे रहा था। तब उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ। तुम्हें जाना है कीमती पत्थर की दुकान पर और वहां जाकर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, केवल 2 उंगलियां खड़े कर देना है। बच्चा पत्थर की दुकान पर गया। वहां उसने एक बड़े आदमी को देखा जो दुकान के बाहर खड़ा था। आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। वह हैरान रह गया। वे बच्चे के पास आया और पत्थर को हाथ में लेकर कहा, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी, कहाँ मिली तुम्हें ये पत्थर? इसकी कीमत क्या है? फिर वो बच्चा चुप रहा और फिर वह 2 उंगलियां खड़ा कर दिया।
तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितने लोगे इस पत्थर के? मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें प्लीज ये पत्थर मुझे दे दो। उसकी आंखों पर, उसे बच्चे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी मुझे 2 लाख रुपए दे रहा है केवल इस पत्थर के लिए। आपके जीवन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। 200 रुपए पत्थर का बनना है या 2 लाख रुपए का बनना है। आपके जीवन की कीमत, आपकी कीमत कहाँ है आपके जीवन में। अब मैं अपनी कहानी को विराम देते हुए आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा वखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। सारे गा मग मगरे नी सारे गारे गारे सा। धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दिया चौधरी को, जो हमें साहित्यकार के जीवन के बारे में परिचित कराएंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का मेरा विषय है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 28 मई 1900 में हुआ था। उनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी जिले में हुआ था। उनके जन्म के वक्त ही कुछ घंटों के बाद उनकी मां की देहांत हो गया था, जिसके कारण उनकी दादी ने उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया था। उनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, लेकिन उसे पसंद न आने के कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत जी कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। 1916 से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविता में प्रगतिवादी, रचनावादी एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखने को मिल जाता है। उन्होंने 1921 में असहकार के आंदोलन में जुड़ने के लिए अपनी कॉलेज को छोड़ दी थी और वह असहकार के आंदोलन में जुड़ गए थे। सुमित्रा नंदन पंत का निधन इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनका निधन 1977 में देखने को मिल जाता है। धन्यवाद दिया। जिनके लिए कृष्ण ही संसार थे, जिनके भजनों में आत्मा बसती थी, ऐसी मीराबाई को आज हम मंच पर देखेंगे दृष्टि के अभिनय में। आरती में
धन्यवाद दृष्टिका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रोजमीन को जो उपन्यास सुनाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान श्री, आचार्य श्री, गुरुजन और मेरे साथ तालीम ले रहे सभी को मेरे सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है उपन्यास। उपन्यास का नाम है मछुआरे, जिनको लिखा था शिव श्री शंकर पिल्लई ने। मछुआरे उपन्यास के पात्र हैं चंबन कुंजी, चक्की, परोकुट्टी, करुत्तमा, पलानी और पंचमी, जिसमें चंबन कुंजी एक बेईमान मछुआरा था। चक्की जो थी वो चंबन कुंजी की पत्नी थी। परोकुट्टी जो एक मुस्लिम मछुआरा का थोक व्यापारी का बेटा था। करुत्तमा चंबन कुंजी की बड़ी बेटी थी और पंचमी जो चंबन कुंजी की छोटी बेटी थी। पलानी वो था जो मछुआरे की करुत्तमा बेटी से शादी करता है। तो मैं अब इस मूल संवेदना से कहूंगी कि मछुआरे उपन्यास में चंबन कुंजी का जीवन का एकमात्र उद्देश्य था को नाव का जाल खरीदे और अंततः वो नाव और जाल दोनों खरीद लेता है। किसकी मदद से? तो वो परोकुट्टी की मदद से एक नाव और एक जाल खरीदता है। पर उसने शर्त रखी थी कि नाव के द्वारा जो भी मछली खींची जाएगी वो खुद ही खरीदेगा। चंबन कुंजी की सुंदर एक बेटी थी जिसका नाम था करुत्तमा। करुत्तमा और पारीकुट्टी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये उपन्यास में उनके सात्विक प्रेम का दर्शन है। करुत्तमा की माँ चक्की इस बारे में सब जानती थी। अपनी बेटी को सखत सामाजिक परंपरा और सीमाओं के भीतर जान देने वाले और कहने वाले कि ये जो सामाजिक परंपरा है उसे तुम बाहर आ जाओ, तो करुत्तमा पारीकुट्टी के लिए अपने प्यार का त्याग करती है और पलानी से शादी कर लेती है, जो एक अनाथ था और जो चंबन कुंजी को अपनी मछली पकड़ने में सहायता करता था। शादी के बाद अपनी माँ की अचानक बीमारी से वो दूर चली जाती है और पिता के बार बार टोकने पर भी वो वह रुकती नहीं। इसीलिए चंबन कुंजी बहुत गुस्से हो जाता है और अपने बेटी का त्याग कर देता है। एक नाव और एक जाल प्राप्त करके चंबन कुंजी और भी लालची हो जाता है, लेकिन चंबन कुंजी के अधिक लालच उसे हृदयहीन बना देती है। अपनी बेईमानी से अपनी पारीकुट्टी को दिलाव्यान करके वो ले जाता है। इसके बाद चक्की जो चंबन कुंजी की पत्नी होती है उसका देहांत हो जाता है। ये जानने के बाद भी करुत्तमा वापस लौट के नहीं आती है। उसके बाद उसके चंबन कुंजी ने दूसरी शादी कर ली होती है। अपनी सौतेली माँ को पाकर जो पंचमी होती है वो अपना घर छोड़कर चली जाती है, जो करुत्तमा से जुड़ जाती है। इसी बीच करुत्तमा ने एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने का प्रयास किया, लेकिन पारीकुट्टी प्रति जो उसका पुराना प्यार था वो उसके इस एक बात की बदनामी पूरे गांव में फैल चुकी थी, जिससे पलानी ने अपने दोस्तों के साथ बहिष्कृत किया और अपने साथ मछली पकड़ने के लिए जाने से भी मना कर दिया। भाग्य ने एक ही झटके में परुत्तमा और पारीकुट्टी की जो मिलन था उसे खत्म कर दिया। पर एक दिन पलानी समुद्र के अकेले एक बड़ी शार्क को चारा दे रहा था। इसी में एक विशाल भवंडर आया जो पलानी को ले डूबा। उसी दिन अगली सुबह करुत्तमा और पारीकुट्टी एक किनारे पर हाथ डाले मृत पाए। उसी देर में पलानी, करुत्तमा और पारीकुट्टी मृत साबित हुई। इसी तरह मछुआरे उपन्यास को प्रेरक में जो जीवन की आकांक्षाओं, संघर्ष और दुख का व्यक्त करती है। अस्तु। यह उपन्यास आपने तो प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा। हर बार हम प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन, गोदान वगैरह की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन आज हम एक हिंदी भाषा में अनुवादित उपन्यास है मछुआरे, उसकी यहाँ प्रस्तुति की। यहाँ पर मछुआरों का जो जीवन है और उनका जो संघर्ष है उनका वर्णन इस उपन्यास में पराकाष्ठा तक पाया गया है। इसलिए यह उपन्यास मात्र हिंदी भाषा में नहीं और अन्य भाषाओं में भी उनका अनुवाद हो चुका है। तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। अब मैं हिनल को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और दोही का गान सुनाए। यहाँ उपस्थित गुरुजन और प्रशिक्षणार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार।
आज मैं दोहे का गान करूंगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन देखी बड़े न को, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रही माँ कहाँ करे तरवारी, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रही माँ रखे न माखन होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। धन्यवाद। धन्यवाद हिरल। अब प्रस्तुत है एकांकीकार का परिचय, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दिया पंचाल को, जो हमें एकांकीकार का परिचय देगी। અહીં ઉપસ્થિત ગુરુજનો તથા સર્વી પ્રશિક્ષણાર્થીને मेरा नमस्कार। विष्णु प्रभाकर। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ था। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक उन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया, पर बाद में ये नौकरियां छोड़कर लेखन कार्य में संलग्न हो गए। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्यकार की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि पर अपनी लेखनी चलाई। 11 अप्रैल सन 2009 को इनका देहांत हो गया। प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखारित हुआ है। उनके एकांकी समस्या प्रधान तथा मानव प्रकृति से ओतप्रोत तथा भावात्मक गहराई से संबंधित है। धन्यवाद दिया का। अब तक हमने हिंदी की गहराइयों को महसूस किया। अब समय है थोड़ी मुस्कान बिखरने का। तो अब मैं अनीता से विनती करूंगी कि मंच पर आए और अपने चुटकुलों से हमें हंसाए। यह कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान श्री एवं प्रधानाचार्य को मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय है चुटकुले, जो मैं आपको सुनाऊंगी। अध्यापक स्टूडेंट से कहता है, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता? स्टूडेंट बोला, सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कोई आविष्कार नहीं कर पाता। दूसरा है अध्यापक, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? छात्र, क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बच्चा हंसते हंसते सीट से नीचे गिर पड़ा। मास्टर जी खड़ा हो जा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तू हंस रहा है। बच्चा, माफ कर दो जी। मास्टर, खड़ा हो और सबको बता क्यों हंस रहा था, ताकि सब हंस सके। बच्चा, सर ये आपको काला बैंगन बोल रहा था।
टीचर छात्र से पूछ रहा था, क्लास में पढ़ा रहे थे, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो पप्पू बोला, क्लास में सो रहा था। टीचर ने उसे जगाया और बता मैंने अभी क्या बोला। पप्पू बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, होमवर्क क्यों नहीं किया। स्टूडेंट बोला, सर लाइट नहीं थी। टीचर बोला, तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी। पूजा घर में रखी हुई थी तो वहां से ले आता। नाया हुआ नहीं था। टीचर ने बोला, नाया हुआ क्यों नहीं था। तो फिर से स्टूडेंट ने बोला, पानी नहीं था सर। टीचर ने कहा, पानी क्यों नहीं था। स्टूडेंट्स ने कहा, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर ने फिर से पूछा, मोटर क्यों नहीं चल रही थी। तो स्टूडेंट बोला, मास्टर साहब आपका दिमाग में नहीं घुस रहा है, बताया तो था लाइट नहीं थी। अस्तु। ये चुटकुले मात्र हंसाने के लिए थे, हिंदी में थे लेकिन हिंदी साहित्य के नहीं थे। धन्यवाद अनीता। अब प्रस्तुत है काव्य पठन, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अंजलि, पार्वती और विश्वा को। काव्य पठन प्रतियोगिता का आयोजन है। 3 विद्यार्थियों ने अपने नाम यहाँ पर लिखवाए हैं। तो इस प्रतियोगिता के हम क्या नाम है? आगे बैठो। निराली चौधरी बेन और कृपाली कटारा बेन, उनको मैं इन प्रतियोगिता के जज के रूप में नियुक्त करती हूँ। तो आपको एक साथ नहीं आना है, सबको बारी बारी अपना काव्य पठन करना है, ठीक है। तो एक एक करके, अभी आपका नाम अंजलि है, अंजलि की प्रस्तुति होगी, बाद में आपको बुलाया जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं काव्य का पठन करने जा रही हूँ, जिसके शब्द है, जो जीत गया जो बात गई सो जो बीत गई सो बात गई, जिसको लिखा है श्रीमान श्री कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाए कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने इसके प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हे बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे है, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से चला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो
बात गई जो बीत गई सो बात गई। अस्तु। धन्यवाद अंजलि का। अब मैं काव्य पठन के लिए पार्वती को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज के हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी शान है, राष्ट्र की यह पहचान है, हिंदी से ही भारत महान है। आज का मेरा विषय है काव्य पठन। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब हार मिल जाती नहीं, जब हार मिल जाती नहीं। होंगे ऐसे लोग भी जो कभी हारे नहीं, होंगे ऐसे लोग भी जो कभी हारे नहीं। पर पास जाके उनसे पूछो, सचमुच वो हारे नहीं। होंगी अनेकों हार शामिल, शामिल अनेकों हार होंगी। उनकी हर एक जीत में, हर पदक पाने से पहले हार देखी करीब से। है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं, है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब हार मिल जाती नहीं, जब हार मिल जाती नहीं। जिसने शिखर जीता छुआ, जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उसके मापना। जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उसके मापना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है, उसकी जड़ों को आंचना। वो कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में, वो कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में। वो जड़ें कितनी ठह गई हैं, वो जड़ें कितनी ठह गई हैं इन फलों को थामने में। हमने इनको खड़े देखा, हमने इनको खड़े देखा, गिरना कभी देखा नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब हार मिल जाती नहीं, जब हार मिल जाती नहीं। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब हार मिल जाती नहीं, जब हार मिल जाती नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद पार्वती। अब मैं काव्य पठन के लिए विश्वा को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ उपस्थित मेहमान श्री, आचार्य श्री तथा शिक्षकगण और सभी प्रशिक्षणार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है कविता। आज मैं आप सबको एक सुंदर कविता का पठन करूंगी, जिनके शब्द हैं, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन भी, क्योंकि एक मुद्दत से ना तो मैं मोहब्बत बदली और ना ही मैंने अपने दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, वक्त जैसे पीछे ही पड़ गया मेरी। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे,
और घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हम हंसकर उठते थे, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है, बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए हैं दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते आज भी रखता हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद विश्वा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नुक्कड़ नाटक के लिए कृति और उसके सहपाठी नाटक प्रस्तुत करेंगे। अरे 2 मिनट तो लगाओ बस। मदद करो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। भैया देखो, बहना देखो, मामा देखो, मामी देखो, चाचा देखो, चाची देखो, सब मिलजुल कर नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। की हर एक गली में है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारी भाषा के तकदीरों से पकड़। भारत की हर एक गली में भाषा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ की हर भाषा की तकदीरों से पकड़। अरे भाई ये किसकी तकलीफ की बात हो रही है? हम सभी की भाई, हम सभी की। हैं? ऐसा क्या हुआ? अपनी ही तकदीर से भैया हम लगे हैं अक्सर, इसीलिए सारी तकदीरों से ऊपर जिया तू 1000 साला। कौन है माई? आप कहाँ से आ रही है? मैं आपकी नहीं, मैं तो अपना अस्तित्व ढूंढ रही हूँ। का बोलत है मौसी? सही कहा, मैं आपकी मौसी ही तो हूँ, आपकी माँ की बड़ी बहन हिंदी। Can you please tell us your name? Tell us something about yourself. नाटक तुम्हारा परिचय, आपको परिचय। मैं आप सबकी चहेती हुआ करती थी, मैं आप सबकी मात हूँ हिंदी। आज मैं अपने अस्तित्व की तलाश में घूम रही हूँ। तनिक मेरा हाथ तो थामो, मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है, दोगे ना? हमें आपसे क्या लाभ है?
हम विद्यालय में पढ़ते हैं, आप हमें रोटी दिला सकती है? आप हमें विदेशों में स्थान दिला सकती है? नहीं नहीं, एक बार मेरी उपयोगिता तो जानो, फिर आपकी सारी शंकाएं, सारी आपत्तियां दूर हो जाएगी। हमको भी बताइए आपकी उपयोगिता। सुनो सुनो सब हिंदी वाले, कुछ अद्भुत कुछ अजब कहानी। में क्या था? मैं कहाँ थी? मैं इतने दिनों से कहाँ थी? बच्चों, मैं तो सदियों से यही हूँ। एक समय ऐसा था जब भारत माँ सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। तब विदेशी भी मेरे ज्ञान को पाने के लिए खींचे चले आया करते थे। मैं आसानी से समझ आती थी, इसीलिए मेरा प्रचलन भी बहुत हुआ। बड़े बड़े साहित्यकारों ने संस्कृत के ग्रंथों को मुझ में परिवर्तित करके जन जन तक पहुंचाया। तो फिर आज आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? विदेशी भाषाओं के आकर्षण ने मेरे अस्तित्व को कमजोर बना दिया। मैं आज अपने अस्तित्व की तलाश में घूम रही हूँ। मैं पीड़ा में हूँ। मुझे हीन ना समझो। मैं कभी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बनती, अपितु आपके ज्ञान को बढ़ाती हूँ। तो आप हमें ये समझाइए, हमें पढ़ेंगे क्या, हम खाएंगे क्या, हमें नौकरी कौन देगा? क्यों, सही बात है ना? ठहरो, मैं समझाती हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, विदेशी भाषाओं का अपमान मत करो, पर अपनी निज भाषा को सम्मान तो दो। आज भी कई ऐसे अवसर हैं जहाँ आप मेरा प्रयोग सम्मान के साथ कर सकते हो, जैसे समाचार वाचक, नाटककार, अनुवादक, लेखक, नाटक और फिल्मों में अभिनय आदि आदि। हमारे देश के शिक्षकों की मांग तो विदेशों में भी है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि विदेशी भाषा का अपमान न करो, परंतु निज भाषा को सदा अपने हृदय में स्थान दो। गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ की बोली भाषा ना लेगी किसी से टक्कर। भारत की हर एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ की बोली भाषा ना लेगी किसी से टक्कर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कृति और उसके सहपाठी का। अब मैं माननीय डॉक्टर सुरेश भाई साहेब श्री को अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार से हमें प्रेरित करें। परिणाम की घोषणा भी हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सर करेंगे, तो परिणाम तैयार करके भी उनको दे दिया जाए। सुप्रभात। स्वामी विवेकानंद सर्वोदय विशिष्ट मेहमान हमारे कॉलेज के प्राचार्य से डॉक्टर प्रफुल्लाबेन पटेल। आज जो हम कॉलेज देख रहे हैं उसको A ग्रेड मिला है। इसमें प्रफुल्लाबेन पटेल का बहुत ही योगदान रहा है, तो हम तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रसंग में हमारे साथ उपस्थित रहे आयशा बेन को भी हम इस समय याद करते हैं। इस प्रसंग को अच्छा बनाने के लिए हमारे सभी अध्यापक और हमारे सभी छात्रों ने बहुत ही मेहनत की है और ये प्रसंग को बहुत ही अच्छा बनाया है। तो इसलिए भी मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और हम तालियों से अपना खुद ही अभिवादन करते हैं।
मित्रों, आज हम हिंदी दिवस एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक परंपरा चली आ रही है अब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लास्ट टाइम हमने एक संस्कृत दिवस भी सेलिब्रेशन किया था। इस बार हम हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब जब हमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना है या नहीं करना है, तो करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बात कहने वाला। एक बहुत ही प्रचलित दंत कथा है कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, फिर मानव ने इतनी प्रगति की कि सब एकजुट होकर भगवान तक, स्वर्ग तक पहुंचने की एक सीढ़ी तैयार कर दी। फिर भगवान को लगा कि ये मानव भी देव बन जाएगा तो मेरी हैसियत क्या रहेगी। तो दंत कथा के हिसाब से भगवान ने सब में भाषा डाल दी। और तुम आप देख रहे हो कि बहुत सारे वाद डेवलप हो गए, जैसे कि संप्रदायवाद, वर्गवाद, भाषावाद। महाराष्ट्र और गुजरात पहले भी एक ही राज्य था। आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, गुजरात भी एक अलग स्टेट है। आज के दिन हम ये सोचेंगे कि हर एक भाषा खुद में महान है। कोई भाषा ऊपर नहीं है, उच्च नहीं है, और कोई भाषा निम्न भी नहीं है। कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें याद ये रखना है कि हम इसे इसलिए याद रख रहे हैं कि ये लुप्त न हो जाए। वर्तमान काल में बहुत सारी इतनी औषधि है कि जो हमारे पास है लेकिन वो लुप्त हो रही है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो भी लुप्त हो रही है। जब हम हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षण की जब बातें करते हैं तो भाषा हमारे पास एक माध्यम है, एक साधन है, एक टूल है। पिछले 10 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक गणित उत्सव हुआ करता था। हमारे आज़ादी के लिए भी हमने गणित उत्सव की शुरुआत की थी। हम आज़ादी के लिए भी लड़े, तो आज़ादी मिलने के पीछे अगर कोई हेतु रहा है तो वो एकता का हेतु रहा, कि हम सब एक हो सके। भले ही कितने वर्गवाद, संप्रदायवाद क्यों ना, लेकिन हम सब एक होना चाहिए। जैसे कि गणपति जी को बूंदी का प्रसाद दिया जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा, लेकिन उनको प्रसाद लड्डू के रूप में ही चढ़ाया जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम इस तरह से समझते हैं कि बूंदी अगर सेपरेट है तो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन लड्डू के हिसाब से हम देखेंगे तो वो एक यूनिटी बन जाए। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा है, तो वो सब भाषा भी महान है। जब हम शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चाणक्य की सर्किट फिट होनी चाहिए। हमें चाणक्य के हिसाब से ही सोचना चाहिए। हमारे दिल में एक शिक्षक के रूप में राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमें सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, और ये राष्ट्रवाद को सोचने के लिए अगर कोई हमें मजबूर करता है, सहारा देता है, पथ देता है, दिशा दर्शन देता है, तो वो है हिंदी भाषा। जब तक हिंदी भाषा प्रचलित थी, बहुत भाषाओं का उत्पन्न नहीं हुए थे। हम सब एक थे, तब एक पूरा चाणक्य था और एक पूरा स्टेट था, एक नेशन था। तो जब तक हम हमारी यूनिटी को जब तक नहीं डेवलप करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विकसित भारत का अगर हम सपना देख रहे हैं तो हमें किसी न किसी भाषा को एक करना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका में इंग्लिश को स्वीकार किया गया,
उसका इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश में ही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री है जैसे कि चाइना, तो चाइना के पास अपनी चाइनीज भाषा है, उसके पास अपना पूरा एक इतिहास भी है, उसका खुद का इंटरनेट भी है चाइनीज भाषा। अब जापान भी देख लो, तो उसके पास उसका भी इंटरनेट है। अगर हमें भाषा से एक होने से बहुत सारे ऐसे जो व्यवस्था के कॉन्सेप्ट है उसको हम समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सेंट्रल बोर्ड के बहुत सारे स्कूल हैं, सेंट्रल बोर्ड की हमारे सेंट्रल लेवल की बहुत सारे बैंक्स हैं, सेंट्रल लेवल के विविध व्यवस्थापन है, विविध संस्थान है। अगर कोई एक अच्छा विचार पूरे देश में पहुंचना चाहिए तो उसके लिए एक माध्यम रहेगा हिंदी। तो हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी आशा भी है। तो जब तक हम प्रयास करें हिंदी को स्वीकार, राजभाषा होने या राष्ट्रभाषा होने उसको कुछ दर्जा देने से शायद कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम एक होकर हिंदी को स्वीकार करें तो हम बहुत सारी बातों को, बहुत सारी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक लाइन लिखी गई है, अगर उसका अनुवादन भी करेंगे ना तो उसका जो सत्य है, ट्रूथ है, वो लॉस होता चला जाएगा। तो हमारा जो भी साहित्य है, हमारी ज्ञान है, हमारी परंपरा है, हमारी जो कोई भी विशेष जानकारी है, तो वो अल्टीमेट ट्रूथ कब तक बने रहेगी? जब वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी। जितना जितना उसका ट्रांसलेशन होगा तो वो बर्फ की तरह हमेशा पिघलता जाएगा। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट नहीं आ सकता। तो इसलिए हम सबको हिंदी सीखनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 4 भाषा का प्रावधान किया गया है, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी स्वीकार्य बनाया गया है। और विशेष रूप पे आप पिछले 4-5 सालों से देख रहे हो कि हम इंडिया से भी अब हम भारत पे आ गए। तो ये जो भारत है वो भी हिंदी की संकल्पना है। पिछले 3-4 साल में NAP के विशिष्ट मीटिंगों में भी मुझे जाने का चांस मिला है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, ज़्यादातर लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम ऐसा इंग्लिश और अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने NCERT, NCT, UGC, इवन NAP के चेयरमैन की मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने देखा था कि सब लोग हिंदी में ही बातें कर रहे थे। तो बहुत पहले से एक शुरुआत हो चुकी है, वो शुरुआत को हम एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रसंग पे मैं बस एक आपको प्रचलित कथा सुना के मैं मेरी बात को पूर्ण करूँगा। आप सबने अकबर की प्रचलित कथा सुनी है कि अकबर ने एक बार जाहिर कर दिया कि एक फौज है, एक फौज में सपोज के वहाँ पे 100 लोग की प्रजा है, उन्हें आना है और दूध जो है वो फौज में डालना है। साइकोलॉजी में मैं आपको सिखाता हूँ कि हम सब एक जैसे हैं, बिकॉज वी कैन थिंक, हम सोचते हैं। तो आप देखो कि ज़्यादातर सोचने में बाबत में हम एक जैसे ही हैं, बट वी आर डिफरेंट। हम लोग अलग है। क्यों? द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। हमारे सोचने की जो धारणा है वो अलग अलग है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सबने यही सोचा कि सब लोग दूध ही डालेंगे, मैं जल डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सबने ये प्रयत्न किया कि चलो हम सब जल ही डालेंगे। सुबह उठ के अकबर देखता है तो हौज में दूध नहीं था, सिर्फ पानी ही था। हमारी जो परिस्थिति है हिंदी भाषा के बारे में अभी भी इसी प्रकार की है। तो इस प्रसंग पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि सपोज के इनमें से कोई एक भी अगर ठान लेता है कि मैं दूध की जगह, पानी की जगह पर
दूध का है तो दूध ही डालूंगा। तो 99 लोगों ने पानी डाला है, अगर मैं एक गिलास दूध डालूंगा तो एटलीस्ट वो वॉच का पानी का कलर तो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ, हमें अपने से ही शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट दिवस की हम सेलिब्रेशन करें, ऐसी उपस्थिति हो, ऐसे कार्यक्रम हो, हमें अपने खुद से ही शुरुआत करनी है, तब जाके हमें जो मंजिल पे पहुंचना है वहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। अगर हमें सिर्फ विकसित राष्ट्र नहीं, हमें दुनिया में भी नंबर 1 बनना है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। तो एकजुट होने के लिए हिंदी हमारे पास एक पर्याप्त माध्यम भी है और भाषा भी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा नहीं, हम सबका, हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हम सब मिल के काम करेंगे, ऐसा नहीं कि ये हंगामा हो रहा है और आग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात ये करेंगे दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आज भी हमने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है तो इसमें हमने दीप ही प्रज्वलित किया है। तो हम साथ मिलकर हिंदी को आगे बढ़ाएं और हमारी मंजिल तक पहुँचे। और हिंदी दिन की शुभेच्छा। ओके, आज विशेष रूप से मुझे कार्य दिया गया है और मुझे 3 नाम डिक्लेयर करना है कविता पठन में। आज बहुत ही अच्छा रोचक, एक ही देना है, 3 to 1 तो नंबर तो एक ही दूंगा, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका क्रम तो आएगा। 3 लोगों ने भाग लिया है तो एक का तीसरा नंबर तो आएगा। तो तीसरे नंबर पर है अंजलि। वेरी गुड। चलो सेकंड और फर्स्ट, मैं सेकंड नंबर बोलूँगा तो फर्स्ट नंबर तो जाहिर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट नंबर को ही डिक्लेयर करना चाहूँगा। तो गेस कौन होगा? कौन है? विश्वा। ओके, પછી आप इसके पीछे स लगा देते हैं तो विश्वास हो जाएगा ना। तो आपका विश्वास बहुत सही है, विश्वास। क्लिक करना। सेकंड नंबर पे पार्वती रहेगी। पार्वती आप भी, अंजलि आप भी खड़े हो जाइए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल फॉर प्रेजेंट। थैंक यू। धन्यवाद साहिब श्री का, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें प्रेरित किया। अब मैं हमारे पूर्व प्राचार्य श्री डॉक्टर प्रफुल्ला मैम को विनती करूंगी कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। है ना? चलता नहीं? क्यों? अगर हमारे क्या काम भी नहीं है ना? कोई चलता नहीं क्या? चलेगा, वो रहेगा। कभी-कभी कोई बात नहीं, कभी-कभी टेक्नोलॉजी का साथ हमें नहीं मिलता तो हमें घबराना नहीं, हम स्वयं भी चलते जाएंगे। हो गया? नहीं, अम्बालाल की कमी। थोड़ा सा आता है? नो, ओके, कोई बात नहीं, चलो, डोंट वरी, हम ऐसे ही बोलेंगे ना। आज के हिंदी दिन के पूर्व दिन, जो आज हम हिंदी दिन के रूप में इस संस्था में मना रहे हैं, तो इस उत्सव के भागरूप हमें यहाँ आने का जो मौका मिला है, इसीलिए सबसे पहले आपके जो प्रिंसिपल है
उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद अभी हिंदी शिक्षिका मैडम प्राध्यापिका बोलते जाते हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे वो संस्कृत प्राध्यापक है, आप सब उनका नाम अच्छी तरह से पहचानते हो, है ना, महेश भाई। मैं ऐसे ही हर वक्त बोलती जाती हूँ, सुरेशम महेशम, है ना, सुरेशम महेशम। अरे प्रशांत और हमारा जो पथिक, ये सब यहाँ मिले हैं प्राध्यापक के रूप में यही संस्था में। यही हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद है, सबसे बड़ा धन्यवाद। और जब हमें दीप प्रगटाना है ना तो वो चाहिए चिराग, तो चिराग हमारे बीच में है। चिराग जब प्रगटती है तो हमें उजाला मिलता है। एक एक नाम में आप देखेंगे तो पूरा तेजस्विता ही हमें महसूस होगा। तो ऐसे प्राध्यापक आप सबको मिले हैं, वो आपका धन्यवाद है। ऊपर वाले प्रभु, अब संस्था कैसे शुरू हुई तो हमें वो मिला पुस्तक श्री मोटा, है ना। तो आपको पता है कि जब भी इस संस्था का उद्घाटन हुआ तो प्रथम दीप प्रज्वलित करने वाले हमारे श्री मोटा इस संस्था के आशीर्वाद के पाया के रूप में है। और इसके बाद नाम जो चुना गया है विवेकानंद, तो हम सब उनके अनुयायी हैं। इस संस्था में हम जब भी बाहर जाएंगे, आप सब पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको पूछा जाएगा कौन सी कॉलेज से आप यहाँ टीचर बन के आए हो, शिक्षक बन के आए हो, तो आपको गौरव महसूस होगा। जब भी जहाँ भी जाएंगे तो उनको बोलेंगे विवेकानंद कॉलेज, वो महसाना वाली, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी कॉलेज में आप छात्र के रूप में इधर आए हो तो आपके बड़े ये सौभाग्य की बात है, आपके सबके लिए। सबको वो सुना जाता है ना पीछे वाली अच्छी तरह से, ओके। अब जब मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ यहाँ खड़े रहने में, आपके साथ मिलने में, आपके साथ आंख से आंख मिलाकर देखने में बहुत अच्छा लगता है। सबके चेहरा पर बहुत खुशी है, आपकी आंख मंडी हुई है। जो भी इधर आता है उनके सामने बहुत अच्छी तरह से आपने वो कार्य सम्मानित करने का एक एक मौका अच्छी तरह से इधर अपने मैडम की जरिए आपने सौभाग्य ले लिया है अपने हाथ। सबसे पहले वो काव्य पठन हुआ, भाई श्री ने मोबाइल में देख के कितना बदल गया संसार, इसके बारे में बात की। वो दिक्री आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी वो कहानी सुनाई कि पत्थर का जो मूल्य है वो कौन किस तरह से पहचानता है। अगर माजी मिले तो 200 रुपये में ले लो, नहीं। आगे गए, सुना के सोनी के यहाँ गए और जो रत्न को पहचानते हैं उनके पास गए तो उसका मूल्य बढ़ गए। आप सब इस पत्थर के रूप में इधर है। आपके पर ऐसा पासा ये सब प्राध्यापक घिस कर करेंगे और आप ऐसे मूल्यवान रत्न बन के समाज में वापस जाएंगे। बस जरूरत है पूरे विश्वास के साथ जिस भी काम को आपको यहाँ चुना गया है वही अच्छी तरह से करना। साहब ने बताया कि हौज में वो पानी दूध मिलाना था, दूध इसमें रखना था। सबने अपनी जात के विश्वास गंवा दिया और दूसरी व्यक्ति के पर विश्वास किया। अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या बात है, वो तो करेगा ही करेगा। तो हम वो में है, मैं नहीं, हम वो में है, तो हम नहीं करेंगे चलेगा, वो तो करेगा। तो वो है, उसको तो दूध रेड़ना ही पड़ेगा इसमें हौज में, सही है। लेकिन इसके आगे बढ़ के मैं बोलूंगी कि जिसको जो करना है वो करे, लेकिन हमें जो काम करने को बोला गया है वो ही करें। अगर हमारा बस चला जाता है, अगर हमें खाना नहीं मिला, अगर हमें कुछ काम
घर पे छोड़ के आना है तो आ जाए, लेकिन हमें जो करना है वही हमें करना ही है, तो ही हमारा राष्ट्र का उत्थान होगा। 3 जो बेटियां थी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ जो काव्य पंक्तियां थी, काव्य उसका पठन किया। बीत गया सो बात गई, मैं मशहूर होना नहीं चाहता पार्वती, मुझे पहचानते हो बहुत हो गया। और उसने जो बताया लास्ट में विश्वा, उसने कौन सी पंक्ति होती तेरी? ख्वाहिश नहीं थी मेरी मशहूर होने का, मैंने पार्वती का नाम दिया लेकिन तू था। बस आप मुझे पहचानते हो बहुत हो गया, मशहूर होने का कोई ख्वाहिश नहीं है। वो पत्थर जिसके पर पैर रख के हम चलते हैं तो उसको ख्वाहिश होने का कोई नहीं, लेकिन हम वो हमारे नींव के रूप में है, इसीलिए इस पर चढ़ते हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक 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 पत्थर पे पग रखते, अपना पैर रखते हम शिखर तक पहुंचते हैं। तो इस सब पत्थर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उसने क्या बताया था पार्वती ने? हाँ, जब तक हार नहीं मिलती तब तक जीत का अच्छा से महसूस नहीं होता। तो हारना ये हमारी कमजोरी नहीं है, हारना ये फर्स्ट प्रथम सोपान है हमारा जीत की ओर जाने का। तो 3 लड़कियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नुक्कड़ नाटक लेके जो हमारे 9 लड़कियां और 3 लड़के आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। हिंदी के रूप में जो बेटी इधर खड़ी थी, उन्हें अच्छी तरह से सबसे वादा किया कि हम सब, तुम सब हमें साथ देंगे। तो वो सब ने 11 लड़के थे, उन्होंने वादा किया है कि यस, हाँ, हम हिंदी को जरूर अपनाएंगे और हिंदी की बात आगे आगे ही ले जाएंगे। अगर हम मोबाइल हमारा जब कुछ भी काम होता है तो हमें क्रिएट करते हैं, इसमें ऑपरेट करते हैं, तो एक बात आ जाती कि इस भाषा को चुनना है ना, और भाषा का लिस्ट आ जाता है। अगर हमारी देश की भाषा एक ही राष्ट्र भाषा हमारी हिंदी ही होती तो अगर ऐसा काम करना पड़ता, हमें ये चुनना पड़ता। अगर 1 दबाओ तो वही भाषा, 2 दबाओ तो वही भाषा, 3 दबाओ वही भाषा, ये सब की झंझट से हम मुक्त हो जाते। लेकिन सबको एक होना पड़ेगा। मद्रास, कर्नाटक, केरल हम गए थे जब प्रवास में, तो वहां गए तो वो हिंदी में बात करना नीचा मानते थे। तो हमने तो उनको बता दिया, क्यों भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हो और हमारे साथ हिंदी में क्यों बात नहीं करते? अगर बात नहीं करना, हमें खरीदना ही नहीं है आपके पास कुछ। मैडम आप कहाँ से आई? हम आए हैं गुजरात से, वहाँ हमारी गुजराती भाषा चलती, लेकिन हम गुजराती में तो नहीं बोलते ना, हमारी राष्ट्र भाषा है, इसीलिए हम राष्ट्र भाषा से आपके साथ बातचीत करते। और क्यों आप मना कर रहे हो? आपको हिंदुस्तान में रहना है और हिंदुस्तान की भाषा को आप नीचा दिखा रहे हो, वो कैसे चलेगा? एक एक हिंदुस्तानी को अपनी हिंदी भाषा, उसको राष्ट्र भाषा का सम्मान करने का जब दिल में ऐसा दगश होगा, तब हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और पूरे दुनिया में नहीं, वो एक पंक्ति है, वो दुनिया वाले हमें न देखो हमें हिंदुस्तानी, किसको आता है वो पंक्ति, है ना? बुरी ना नजर हमको डालो हमें हिंदुस्तानी, तो हम हिंदुस्तानी है, इसीलिए हमें हिंदी में ही बातचीत करना है। आप सबको थोड़ा थोड़ा इसमें प्रयास करते रहना। और आपको पता है कि एक एक आगे बढ़ते बढ़ते हम अंबाजी पैदल पहुंच जाते हैं, है ना? पहुंच जाते हैं ना, तो इसमें एक ही कदम चलाना है। ऐसे ही हम दौड़ते तो नहीं जाते, ऐसे एक साथ 4 कदम चलते ही नहीं, कोई तो है ही नहीं। कुदरत ने हमें बहुत अच्छी देन दी है कि एक एक करके चलो, और एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अंबाजी पैदल चलते हैं, डाकोर पैदल चलते हैं, रहुंजा पैदल चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगीरथ कार्य में हम एक एक कदम, हमारी एक एक विचार आगे रखते जाएंगे तो
आप पूरा कीजिए। क्या होगा? बोलिए बोलिए, क्या होगा? क्या होगा? फिर से बोलो, जोर से बोलो। बस यही जरूरत है। जहां भी जाओ अच्छी तरह से अपना सोच, अपना विचार पूरे विश्वास के साथ खुले मन से पेश करना सीखो। बस सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमें यही करना है ना। विवेकानंद कॉलेज में पढ़ना है तो विवेकानंद जी 1930 में जब गए थे शिकागो धर्म परिषद में, तब उन्होंने यही बताया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनें। उन्होंने बोला कि इस भाषा में क्या, तो बहुत अच्छी तरह से सब अमेरिकन भाइयों और सब अलग अलग धर्म के लोग भी आए थे वहाँ, धर्म गुरु भी आए थे, फिर भी हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जड़ें वहाँ लगा दी थी। कैसे लगा दी? तो अपनी भाषा से, अपना व्यक्तित्व से। तो आप सबको मैं यही बात कहूँगी कि जहाँ भी जाओ अपना व्यक्तित्व को असल रखो। कहाँ भी कोई आगे पीछे वाला कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा मत सोचो। बस हमें यही करना है। तो वो राजा ने बोला था दूध ही डालो, तो हमें हमें दूध ही डालना है, कोई बहाना नहीं, है ना। दूसरे के पर विश्वास करने के पहले अपनी जात पर आत्मविश्वास के साथ चलो। ऑलवेज, हमेशा हमें सफलता मिलेगी। और जय भगवान। क्या है? क्या हुआ? आभार दर्शन के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। कल काफ़ी सारे छात्र उत्साहित थे, लड़के भी लेकर आए थे कि मैडम प्रतियोगिता है तो हमको भी रखिए, लेकिन ऐसा हो गया था कि 3 जने आए और 3 जनों के एक ही शब्द के थे, तो इसमें से एक को स्वीकार करना पड़ा। तो सब लोगों ने उत्साह के साथ सब कार्य संभाला है और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया है। तो सर्वप्रथम मैं हमारे प्राचार्य सुरेश सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरे शनिवार का समय दे दिया हमको, इसलिए उनका आभार मैंने प्रकट करूँगी। फिर इस व्यवस्थापन के लिए मैंने तो कहा भी नहीं था अपने साथी मित्रों को, लेकिन वो आ गए और आकर के पूरी व्यवस्था संभाल ली। मैंने किसी को नहीं कहा था कि आप आइए और करवाइए, फिर भी उन्होंने अपने आप इस कार्यक्रम को और अधिक अच्छा बनाने के लिए अपना सहयोग दिया, इसलिए इनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। एमएड की इंटर्नशिप में आई हुई 2 छात्राएँ हैं, उन्होंने भी परसों से इस कार्य को संभालने में हमारी जो मदद की है, इसलिए उनका भी कभी कभी तो मैं उनको बोल देती हूँ अभी कर लीजिए, तो अभी करना है, तो तत्पर थी, कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तुरंत उन्होंने इस बात को लेकर अपना कार्य शुरू कर दिया। और वो संचालन करने वाली 2 बहनें हमारी, वो हिंदी भाषा में कब पढ़ी होगी, जब 9वीं कक्षा में थी शायद, और मैंने बोल दिया कि आपको करना है, तो मैडम हम नहीं कर पाएंगे, हमको छोड़ दीजिए। नहीं, अब आपका नाम सूचित हो गया है तो हो गया है, आपको ही करना है, हम साथ साथ में हैं, करना है, हम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं किया, लेकिन कभी नहीं किया है तो एक बार तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये अवसर छोटे छोटे हैं, इन अवसरों में हम लाभान्वित हो जाएं तो आगे क्या कर सकते हैं वो हम अपने आप में ढूंढ पाएंगे। तो मैंने सभी को मौके देने का प्रयास किया है, किंतु कुछ छात्रों को मना भी किया है, तो उनसे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि सबको जो मैं ले लूँगी तो कार्यक्रम 12 बजे का हो सकता था,
इसलिए आपको छोड़ दिया है, तो आपसे क्षमा याचना। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया है, तो इन सब छात्रों का यहाँ पर आभार प्रकट करती हूँ। व्यवस्थापन के लिए हमारे जो और भी साथी है जो नॉन टीचिंग है, उन्होंने भी अपने तरीके से अपना कार्य संभाला है, उनका भी धन्यवाद। रंगोली बनाने में एक छात्रा बोली कि पौधे नहीं आ रहे मैडम, मैं कि आ जाएंगे, प्रयास कीजिए। तो बहुत अच्छी रंगोली भी उन्होंने बनाई है और स्टेज की साज सज्जा भी अच्छी की है। थोड़ी कमी है, मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अच्छी तरह से हमारा कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ा और आज इस कार्यक्रम को सफल कर पाए। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग रहा, इसलिए हम संस्थान परिवार की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते वक्त यही बताना चाहूँगी कि किसी भी भाषा को एक दिन एक घंटे में कभी समझ नहीं आ सकता। उसकी गहराई तक जाने के लिए तो हमको उसमें उतरना पड़ता है, बहुत घंटों उसको पढ़ना पड़ता है, तभी उनमें छुपी जो सही बात है तभी समझ में आएगी। ये तो अच्छी अच्छी बातें थी जिसको कहें जो आपके सामने हम रख सके, नहीं तो इतना गहरा साहित्य है हिंदी में जो पढ़कर हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा साहित्य एक हिंदी भाषा में है, ऐसा समृद्ध साहित्य जो आपको पढ़ना है। मुझे सोचा था कि लाइब्रेरी में हमारे पुस्तक जो थे किताबें वो रख दी जाए और आप उसको देख लें, लेकिन मैंने सोचा कि आज सब कुछ नहीं, कोई और दिन रखेंगे जब हिंदी भाषा की पुस्तकों को प्रदर्शन करेंगे और आप अच्छी तरह से उसको देख पाएंगे, तो वो सब बाद में करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।